हाँ जी, मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। जेई 27 जनवरी 2024 है आज, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसमें मैंने 4 इंस्टीट्यूट्स, आकाश आपको दिख रहा होगा, चैतन्य, इसके अलावा वेदांतु, इसके अलावा कोटा का रिलायबल, इन सब इंस्टीट्यूट्स के पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड अवेलेबल हैं वो उठाकर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस कटा था आज, उसका नीट वालों के लिए ट्रेलर है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। सारा पेपर जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया था उसी पर बेस्ड है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और मैं हूं केमिस्ट्री वाले सर, तो श्योर है कि आपसे केमिस्ट्री का डिस्कशन करूंगा। और ये आपके पास आकाश बाइजूस का पेपर है, ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हैं इसको। तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री हमारी 21 से स्टार्ट हो रही है, 31 से। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें थे ही नहीं, मेमोरी बेस्ड था बच्चे, तो इसलिए श्योर है कि सारे क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे ये गारंटेड नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आप अगर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में बताइए क्या पूछा उन्होंने कि कहां मैक्सिमम इनोल कंटेंट होगा। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी आप टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो टोटोमेरिज्म शो करने के बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑब्जर्व करो, एरोमेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, एरोमेटिसिटी आ गई है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो या तो इधर से टोटोमेरिज्म होगा या फिर इधर से होगा, तो एरोमेटिसिटी इसके अंदर आएगी नहीं। तो अगर हाईएस्ट इनोल कंटेंट मुझे चाहिए तो मुझे इसी स्ट्रक्चर पे भरोसा रखना पड़ेगा। यहां भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, और यहां भी पॉसिबिलिटीज अगर मैं फोर्थ स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करवा दूं, फोर्थ स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करवा दूं, तो मेरे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा। लेकिन जो बात मुझे फर्स्ट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस के थ्रू मिली वो यहां मिलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं इसमें आंसर जो चूज करूंगा वो चूज करूंगा फर्स्ट। ठीक है जी, तो आसान क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी आइसोमरिज्म के टच में हैं तो ये बात आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। देखो ये लिखा उसने सिंपली एल्कोहल, जिसका नाम है ब्यूटेनोल या ब्यूटाइल एल्कोहल। तो सोचो इनकी जो रेंज ऑफ एसिडिटी है वो 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 तक है। तो एक अच्छा एसिड नहीं हुआ। अब मैं फिनोल्स की बात करूं जिनकी रेंज 10⁻10 है, फिनोल 10⁻10 है, फिनोल 10⁻10 है, और हाईएस्ट पूछा हुआ है, मोस्ट पूछा है, तो पहला आंसर तो रिजेक्ट हो गया। अब अगर किसी का एसिडिक नेचर बढ़ाना हो तो वहां मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का नंबर बढ़ेगा, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ जिसका की प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट है। यहां नाइट्रो माइनस आईबी और माइनस एमबी है, लेकिन यहां नाइट्रो 2 है, तो जितना इनका नंबर इंक्रीज करेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आंसर इसका फोर्थ सेलेक्ट होगा। आंसर इसका फोर्थ सेलेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मैं देख पा रहा था कुछ लोग इसको यूट्यूब पे ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब मैं ग्रुप 13 से 18 तक सिलेबस आपको पढ़ के बता रहा था तो साफ साफ बोला था जो एलिमेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे ही आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। और मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप फालतू में बच्चों को मिसगाइड करने के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट को नुकसान कर रहे हैं। ये सब है जो 1 3 5 7 वैलेंसी शो कर सकते हैं। फ्लोरीन अकेला है
जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल की कमी होने की वजह से, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की कमी होने की वजह से, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की कमी होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो नहीं कर पा रहा है। चलिए अब चलते हैं इस आकाश और वेदांतु का, जो हमारे पास आकाश और बायजूस का जो हमारे पास पेपर आया हुआ है, वहां से डिस्कशन करने के लिए। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन है। अगर आप मेरे लेक्चर लगा चुके हो ऑफलाइन वाले, तो मैं आपको सुपर प्रूफ गारंटी दे सकता हूं कि सारा पेपर आपका इजीली सोल्व हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा विद कॉन्फिडेंस। ध्यान से सुनिएगा केमिस्ट्री वाले सर को। अब देखो भाई, यहां लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा। इसके लिए मैं इथाइल, ये मेरे नोट्स में कहीं ना कहीं आप देख पाओगे, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। बच्चा कहेगा सर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, यहां से नंबरिंग दूंगा ना, लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा। तो इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, ये 5 और ये 6 हुआ। तो ये 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, 3 पर इथाइल। अगर 1 इथाइल बोल रहा है गलत है, 1 इथाइल बोल रहा है गलत है, 1,1 डाइमिथाइल बोल रहा है बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अब इथाइल और मिथाइल में से जिसको आगे लिखना है वो ई को लिखना है। 3 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, ये लिखा जी 3 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। देखिए इन दोनों में मुझे डिफरेंस 3 इथाइल, 1,1, 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। तो साफ सी बात है, अब आंसर ये भी बना हुआ, ये भी बना हुआ है, तो थोड़ा जल्दीबाजी में आकाश वाले ने दिया होगा तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप समझे कि ये हमारे क्वेश्चन को जिस कैटेगरी से डाला गया है वो कैटेगरी आपके पास है नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, फिर मैं कह रहा हूं कि नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे एनटीए अपना पेपर इश्यू करेगा तो ये केमिस्ट्री वाले सर आपके पास उस पेपर को लेकर आएंगे। देखो ये कहा कि ये कंपाउंड है क्या ये एलिसाइक्लिक है? बिल्कुल है जी एलिसाइक्लिक। क्या ये एरोमेटिक है? भूल जाओ, 4n+2 हक्कल्स रूल नहीं लग रहा। एंटीएरोमेटिक क्योंकि प्लेनर नहीं है। असाइक्लिक क्योंकि ओपन नहीं है, रिंग है, तो इस कंपाउंड को आप एलिसाइक्लिक बोलने वाले हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज जो ओरिजिनल रही होगी ना, मेरा शक है वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रही होगी। ये बच्चों ने एक्चुअली में पेपर देने के बाद उसको इजीएस्ट वे जो लगता है उसमें बच्चा मोल्ड करके हमारे सामने रख देता है, तो वो पेपर यह छपा हुआ है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? कौन इसमें पोलर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? तो इथीन जो हुआ, यहां 120 डिग्री एंगल है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और हमसे पूछ रहा है वो पोलर। और इसके बाद क्लोरोफॉर्म। यहां मैं बच्चों को एक ट्रिक बताता हूं। देखो मीथेन तो किसी भी हालत में पोलर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, दूसरी बात अगर मैं इसका वेक्टर सम करूं तो 0। आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के अगर नोट्स पढ़ेंगे तो मैंने बच्चों को इजीएस्ट वे में सीखने का एक तरीका बता रखा है। वो तरीका क्या है? अगर मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंगली शेप और स्ट्रक्चर आ जाए और सारे सराउंडेड एटम सेम हो तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 0 0। तो एक ही मॉलिक्यूल बचता है। यहां भी हम एक बात करते हैं बच्चों से कई बार, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। किसके लिए? फॉर द क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। मीथेन के क्लोरो डेरिवेटिव्स के लिए हम ये फंडामेंटल अप्लाई करते हैं। तो आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर है क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन मुझे थोड़े से मॉडिफाइड लगते हैं, बच्चों ने अपनी लैंग्वेज में इनको इजी कर दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स सेंट्रल एटम हैज +4? यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां +4 है, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे +2, यहां x -6 0, x +4, यहां हो गए ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। आप इसको जानते होगे, इट इज दिस कंपाउंड इज सल्फर लिंक यहां नहीं मिलता है। सल्फर लिंक के मैंने नोट्स बनवा रखे हैं बच्चों को, 3 4 5 6 में मिलता है। तो यहां जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा 2 लिखोगे, 2x लिखोगे, -14 लिखोगे, 0 लिखोगे, x +6 आ जाएगा।
और बेरियम सल्फेट में बेरियम +2 और सल्फर +6 है। ठीक है जी, तो एक ही आंसर आ रहा है H2SO4 सल्फर हैज +4 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, नीट वालों थोड़ा सा अवेयर हो जाना, आपके सिलेबस में बोहर थ्योरी 2024 के पेपर में जुड़ चुकी है। अगर इस वीडियो को नीट वाले भी देख रहे हैं तो देखना भी चाहिए उन लोगों को। ये एक ट्रेलर है उन लोगों के लिए कि जो सिलेबस अपडेट हुआ है उससे बाहर एक वर्ड भी नहीं जा रहा। एक एस ब्लॉक के बारे में लाइन है, उसको एनसीईआरटी खोलना 11वीं क्लास की, पीरियोडिक टेबल खोलना, 84 नंबर पेज खोलना, एस ब्लॉक के बारे में लिखा हुआ इतने रिएक्टिव है कि फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। सिंपल लाइन है। लो जी, रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज आर, तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, R1/R2। ठीक होगी बात, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, यहां Z1 Z2। इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी, ये थर्ड हो जाएगा आपके पास। लो जी, ये थर्ड स्टेशनरी सेट हो गया, थर्ड, तो यह 9 लिख दिया आपने। इस R, इसको R लिख दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी, यहां 16 लिख दिया। एटम के बारे में कुछ नहीं बोला तो मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलता हूं जब एटम का नाम लिखा हो तो अलग बात है, नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन है। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 16R/9, 16R/9। ठीक है जी, आसान पेपर था, आसान क्वेश्चन अब तक तो ये चले आ रहे हैं। लो जी, ब्रोंस्टेड बेस में स्ट्रोंगेस्ट चाहिए, ब्रोंस्टेड बेस में मुझे स्ट्रोंगेस्ट चाहिए, ब्रोंस्टेड बेस में मुझे स्ट्रोंगेस्ट बेस की रिक्वायरमेंट है। ब्रोंस्टेड बेस वो होंगे जो लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक होगी बात, सेलेक्ट द स्ट्रोंगेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो यहां मेरे पास लोन पेयर डोनर लेकिन रेजोनेंस में चला गया। ठीक होगी बात, यहां भी रेजोनेंस में चला गया, यहां एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने में चला गया। ठीक होगी बात, लेकिन यहां का लोन पेयर इस CH2 के पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से भी मेंटेन्ड है, तो इसका बेसिक नेचर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक होगी बात। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडाइमियम जो 60, वैसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 60 नंबर पे आ रहा है, तो मैं इसमें पंगा आपको लेके बता देता हूं कि पेपर वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, स्किल्स चेक कर रहा था आपकी, वो आपसे वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो चाहता है आप 57 लिखो। सबसे पहले 57 में जीनोन लिखना पड़ता है, जीनोन लिखने के बाद आपको 6s2 लिखना पड़ता है, 6s2 लिखने के बाद आपको यहां 5d लिखना पड़ता है, यहां 4f लिखना पड़ता है। ठीक है जी, ये 54 हुआ बच्चों, और ये 3 ऐड होकर 57 हो गया। अच्छा जी, अब मुझे 58 चाहिए, मुझे 59 चाहिए, उसके बाद मुझे 60 चाहिए। और जो 58 नंबर है बच्चों, वो आपका एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की एंट्री एफ में हो जाएगी, एफ में हो जाएगी। तो एफ में इलेक्ट्रॉन की एंट्री ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बच्चे ने ये मेमोरी बेस पे सही ऑप्शन दिया है, D1 वहां होता ही नहीं है, तो 4f2 6s2। अब यहां 54 है, 56 है, और ये 58 हो गया, तो पॉसिबल तो हुआ नहीं है। तो हुआ क्या, 6s2, ये 54 लेकर चलोगे, ये 256 4 60 का सम इसी का हो रहा है। तो अगर स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन मान के चले तो मुझे थोड़ा सा शक है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, चाहे कोई इंस्टीट्यूट इसको दे रहा हो, लेकिन है तो बच्चों की मेमोरी बेस पे क्वेश्चन ये। जब तक ओरिजिनल पेपर नहीं आता तब तक मुझे हल्का सा शक रहेगा, बच्चों ने अपने अकॉर्डिंगली इनके ऑप्शंस को या क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हुआ है, ये मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, तभी इतनी इजी लैंग्वेज आपको दिख रही है। लेकिन आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए आपको हाईली हेल्पफुल होगा। देखो ये ग्रोव्स रिएक्शन है, ल्यूकास रिएक्टेंट के साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ये टाइम टेस्ट के नाम से हम क्लास में पढ़ाते हैं, टाइम टेस्ट के नाम से हम क्लास में पढ़ाते हैं। इथेनॉल शोज टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस आती है, 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले, ये इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स ग्रोव्स रिएक्शन को देंगे। ये अप्रोक्सीमेट 5 मिनट लेता है, और मैं क्लासेस में बोलता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां कई बार नो रिएक्शन भी लिखना पड़ता है, और कई बार यहां 30 मिनट्स भी लिखना पड़ता है। लेकिन एक लाइन में 100% बोलता हूं, जो बच्चे मेरी क्लासेस में मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, मैं बोलता हूं हिटिंग,
क्या इमीडिएटली आएगा? टर्शरी नहीं है। क्या 5 से 7 मिनट में आएगा? सेकेंडरी नहीं है। 10 से 12 मिनट में आएगा? ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हिटिंग से ही ये आधे घंटे के अंदर इस टेस्ट को देगा। टर्बिडिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। इसको हम क्लाउडीनेस भी बोल रहे हैं, इसको हम ग्रोव्स रिएक्शन भी बोल रहे हैं, इसको हम लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराकर 1 2 3 डिग्री का डिफरेंशिएशन, इसको आप पीओसी से टारगेट मान सकते हो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लो जी, 12वां क्वेश्चन आपको दे रहा है वो, विच टाइप ऑफ लिंकेजेस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिटवीन बेस एंड शुगर, बेस और शुगर में किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियो। और देखो नॉन मेडिकल के पेपर में, दैट मीन इंजीनियरिंग के पेपर में बायोमोलिकुलर क्वेश्चन ना डाले ऐसा हो नहीं सकता। उनको पता ही बच्चे यहां कमजोर पड़ते हैं थोड़े से। तो ग्लाइकोसिडिक तो कार्बोहाइड्रेट का करेक्टर है, ये प्रोटीन्स का करेक्टर है, तो या तो पेप्टाइड ये भी प्रोटीन्स का करेक्टर है। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंक यहां आपको मिलने वाला है। फैक्चुअल क्वेश्चन, इस पे ज्यादा मगजमारी हम नहीं करते हैं। तो इस 12th नंबर क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द स्टार ऑफ केमिस्ट्री, स्टार ऑफ केमिस्ट्री, और कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। चाहता क्या भाई? ये चाहता है मैक्सिमम यूपीज, मैक्सिमम यूपीज, और लैंग्वेज बदलना इनका रोज का काम है। कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए NH/2 पाई है, या रूट LL+1/2 पाई है। यहां मेरे पास Fe+3 है, यहां मेरे पास Fe+3 है, यहां मेरे पास Fe+2 है। कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, लेकिन वीक लिगेंड है। ठीक होगी बात? यहां वेनेडियम +2 है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम +2 में होएगा, वेनेडियम इज ऑन 23rd नंबर, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन 3d3 दिखाएगा, और वीक लिगेंड है, सारे के सारे यूपीज होंगे। यहां यूपीज का नंबर अगर मैं स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंगली चलूं तो जो T2G है 1 2 3 4 5 6 4 यूपीज होंगे, 4 यूपीज होंगे। जब मैं इसकी बात करूं तो यहां का जो Fe+3 बनेगा वो 3d5 बनेगा, 3d5 बनेगा तो 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों यूपीज होंगे। और जब यूपीज का नंबर 5 होगा, जब यूपीज का नंबर 5 होगा तो साफ सी बात है मैक्सिमम क्या आ जाएंगे? स्पिन। और अगर मैक्सिमम स्पिन आएंगे तो मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ जाएगा। तो ये आकाश बायजूस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। फिर मैं आपको चैतन्या की तरफ, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं वेदांतु की तरफ, फिर मैं आपको रिलायबल की तरफ लेकर चलता हूं। लेकिन मुझे इन चारों में से सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन लगा आकाश का, प्रेजेंटेशन अच्छा है इनका। ठीक है, लो जी, सॉल्यूशंस मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, मैं इनको नहीं पढ़ रहा सॉल्यूशंस को। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, देखो वर्डिंग सुनना है इसकी बात की। टेम्परेचर पता लगाना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है 3/2 kT। और kT कौन है भाई साहब? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्लियर है? 8.314 डिवाइडेड बाय, यहां ये k की वैल्यू R/n है, 6 × 10⁻23, तो ये 3/2 रहेगा। यहां आप 1.38 × 10⁻⁻23 लिखेंगे। टेम्परेचर की कहानी है। और यहां सामने वो ईवी में दे रहा है 0.414 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर किसी वैल्यू को जूल से ईवी में बदलना है तो मैंने आपको बताया था 1 ईवी में 1.6 × 10⁻19 जूल है, तो 1 जूल में यहां 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। जब इसका कैंसलेशन वगैरह करोगे, सोल इसको पूरा करोगे, तो कहीं ना कहीं ये मैच जाकर करेगा 3199 पे। लेकिन मेरा जो फोकस है वो न्यूमेरिकल पे चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जूल का ईवी में कन्वर्जन, ये आपसे मोनोएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। और जब मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो इस सॉल्यूशन को भी आप देख लीजिएगा, लेकिन जो मैंने लिख कर दिया 3/2 kT उसको भी जरूर आप समझिएगा। और k की वैल्यू बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, उसको आपने लिखना ही लिखना है। लो जी, ये सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं गया, बार बार सुनते रहिएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है जी, शोइंग
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी है, ये मेरे पास वैल्यू कैलकुलेटेड है, यहां मेरे पास मान लीजिए ऑब्जर्व्ड है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेबोरेटरी की वैल्यू वो कम आ रही है, नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो अगर कभी लेबोरेटरी की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर इंक्रीज तो पक्का नहीं करा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बीपी इंक्रीजेस, और ये वीपी बीपी का ऑर्डर बच्चे जानते हैं एक दूसरे का इनवर्स है। जो भी कभी अगर वेपर प्रेशर को अप करता है मिक्सचर, तो वहां मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनता है अगर वेपर प्रेशर अप हुआ। तो अगर वेपर प्रेशर क्या हुआ है, डिविएशन नेगेटिव हुआ है, तो वेपर प्रेशर कम होएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो इनवर्स चलती है कहानी। लो जी, SN1 काइनेटिक्स है, ये मैं नोट्स चेक करिएगा SN1 SN2 के केमिस्ट्री वाले सर के, मनोज कुमार बंसल के। आज पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, मेरे नोट्स में से सारा के सारा पेपर जेई का आया हुआ है, सारा का सारा पेपर मेरे नोट्स में से आया हुआ है विद फुल ऑथेंटिसिटी। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इतना प्राउडली कभी भी मैं YouTube चैनल पर नहीं बोला हूं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों ने मेहनत करनी है, लेकिन मैं विद हाई ऑथेंटिसिटी बोल रहा हूं कि सारा पेपर मेरे जो नोट्स है उसमें से आया हुआ है। ठीक है जी, तो सुनिएगा। तो SN1 काइनेटिक्स का कैरेक्टर क्या है, वैसे तो इसके बारे में जनरली हम बोलते हैं रेसिमिजेशन, लेकिन मेरे नोट्स जब आप चेक करोगे तो मैं उसमें से साफ साफ बात कर रहा हूं कि इन्वर्जन तो करेक्टर नहीं है, रिटेंशन करेक्टर नहीं है, और 100% रिटेंशन वहां कभी भी नहीं होएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो हमारे पास कैसा है जी, वो कैसा है जी, अगर पुअर है तो इन्वर्जन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, रिटेंशन की कम होगी। इन्वर्जन मतलब पीछे जाकर अटैक करना, तो ऑलमोस्ट रेसिमिजेशन है, 100% रेसिमिजेशन वहां नहीं है। इसके लिए नोट्स जरूर देखिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा केमिस्ट्री वाले सर के, आपको खुद ही पता चलेगा कितने धांसू टाइप की वीडियो बने हुए हैं केमिस्ट्री वाले सर, आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। लो जी, बोरोन इज अ हार्ड एलिमेंट, बिल्कुल है जी। क्यों है, साइज छोटा है, और जो साइज छोटा होगा उसकी पैकिंग गुड होगी। सॉलिड का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सरफेस का एक भी क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। अब उसने क्या कहा, बोरोन हार्ड है, हाँ बिल्कुल हार्ड है। क्यों है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो क्या उसने ये स्टेटमेंट दिया बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेट, लेकिन उसने लिखा नहीं कि क्यों है हार्ड वो। तो साफ सी बात है, इसका आंसर करेक्ट तो है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लो जी, हमारे स्टार क्वेश्चन से क्लियर, फिर स्टार चैप्टर से क्वेश्चन फिर आ रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। उसने कहा जी ये जो येलो कलर का लेड क्रोमेट का पीपीटी है, अगर मैं उसको NaOH के साथ हीट कर दूं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अभी लेड यहां कैसा है जी, +2 है, तो +2 है तो साफ सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को आपने टारगेट करना है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होएगा तो PbOH होल 4, यहां +2 है तो ये -2, तो डायनाइनिक, ये तो गलती हो गया था, ये तो गलती हो गया था, डायनाइनिक टारगेट पे है, न्यूट्रल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लेड पर +2 होगा जब, तो साफ सी बात है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि NaOH से ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये कौन है, यहां का लीगेंड है। लीगेंड जब Pb+2 से कंबाइन होएगा तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा Na2PbOH होल 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ और डायनामिक स्पीसीज हुई। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड को दिखा रहा है, यहां थोड़ा सा मैं इनसे, ये जो आकाश वाले, इनसे हल्का सा वेरी कर रहा हूं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे आप एंट्री करोगे, मैं आपको एक एविडेंस दे देता हूं साथ साथ में। पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं हम लोग ना एक बार इसका। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड, तो इन्होंने जो आंसर लिखा है वो मैग्नीज को दिया। मैं इसका थोड़ा सा अपोज करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना आपके डी ब्लॉक एलिमेंट की एनसीईआरटी है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड अगर चाहिए, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड चाहिए तो पक्की बात है कि वहां उसका एमपी भी ज्यादा होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट है, एनसीईआरटी में टेबल डली हुई है एक, आप चेक करना टेबल 8.2 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वहां जो मेल्टिंग पॉइंट है, वहां जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन स्कैंडियम की 326 है,
उससे ज्यादा 473 और सबसे ज्यादा वी, मेरे क्लास नोट्स में देखिएगा, मैं बच्चों को बोलता हूं वी विक्ट्री हो गई है, वेनेडियम का सबसे ज्यादा है। जो आकाश वालों ने लिखा वो 281 मैंगनीज लिखा। अब क्यों लिखा, हो सकता है गलती हो गई उन लोगों से, तो ह्यूमन एरर हो सकता है। वो कह रहे जी स्ट्रोंगेस्ट मेटेलिक बॉन्ड, तो मैं जिसके फेवर में हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 21, 22, 23, 23 मतलब 3d3 4s2, और वो मेरी तरफ से आंसर आ रहा है फोर्थ। तो यहां मैं आकाश वालों के जस्ट ऑपोजिट आंसर दे रहा हूं। ठीक है जी। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर, सारे के सारे एस ब्लॉक ने बच्चे कहीं आप हंस क्यों रहे हो, इसलिए हंस रहा हूं लोगों की मूर्खता पर। लोग इसको अनाउंस करने पे लगे हुए हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक का आ गया भाई, सिलेबस से बाहर हो गई सारी बातें, अब तो बच्चे मारे जाएंगे। अरे भाई 84 नंबर पेज पढ़िएगा, एनसीईआरटी का। लाइन क्या लिखी है उन्होंने, उन्होंने एक लाइन लिखी है, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूं। इस लाइन में उन्होंने मेंशन किया कि बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। लाइन पढ़ना, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। उसने क्या कहा, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी वो फ्री फॉर्म में, प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं, अलग बात है। तो अगर मैं इसको देखूं तो असर्शन तो ठीक है, लेकिन उसने कहा 4 and 5f सीरीज आर केप्ट बिलो द पीरियोडिक टेबल, वो सबको पता है। तो इस क्वेश्चन को जिसने भी एक माहौल उड़ाया कि एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, मैं फिर आपसे कहूंगा प्लीज 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 एस ब्लॉक ना पढ़ के जाए। अगर आप नीट के लिए तैयारी करके जा रहे हैं, पी ब्लॉक में एलिमेंट पढ़कर जाए। अगर आप नीट की तैयारी करके जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, 4f5 नीचे है, तो यहां असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, फाउंड इन नेचर। अगर बच्चे ने इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई किया तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड फ्री इन नेचर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है एनटीए का पेपर क्या आ रहा है, मैं उसका भी डिस्कशन आपसे करूंगा। लेकिन जिस फॉर्म में ये पेपर मेरे सामने है उस फॉर्म में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल का 84 नंबर पेज पे क्वेश्चन है, 84 नंबर पेज पे क्वेश्चन है। चलिए भाई साहब चलते हैं 21 पे। भी थोड़ा ऑर्गेनिक का टच कम ही आया। एक तो उसने बेस पूछा था, ब्रॉन्स्टन बेस, वो जीओसी का क्वेश्चन मान लो। एक उसने टोटोमरिज्म पूछी थी। अभी तक कोई मजेदार ऑर्गेनिक अभी तक हमें नहीं मिली है, ऑर्गेनिक मजेदार हमें नहीं मिली है। फाइंड आउट सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 3 है, यहां 7+8-1 ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, या फिर ब्राउन रिंग में बच्चों को बोलता हूं नाइट्रोसोनियम। तो यहां भी मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3+3 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ज्यादा इसमें मगजमारी करनी नहीं थी, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ मीथेन। ये थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का टच लग गया। कैलकुलेट मास ऑफ मीथेन कंज्यूम्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम्स ऑफ CO2। ऐसे बच्चों को क्वेश्चन डाल रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को। ये अगर 100 की क्लास है उसमें 10 बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी जो 90 में से बिल्कुल 5-6 नहीं पढ़ने वाले, वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाता है बच्चा। 1-2-1-2, अगर ये आपने 44 ग्राम बनाना है तो इसके 16 ग्राम लेने पड़ेंगे। अगर इसका 22 ग्राम बनाना है तो इसका 8 ग्राम लेना पड़ेगा। बिल्कुल ही सिंपल लेवल का पेपर ये जो दिख रहा है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं अगर आप मेरे को ढंग से सुन रहे तो ये पेपर मॉडिफाइड लग रहा है मुझे। बच्चों ने अपनी मेमोरी में जो डाला वो लिखा है, और लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे रही होगी पेपर की। फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। व्हेन 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, ये 1 2 3 उधर से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 3 मिथाइल, हाँ जी, हेक्स 6, 2 इन। जब HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन हुआ, एंटी मार्कोवनिकोव अटैक, एंटी मार्कोवनिकोव अटैक, एंटी मार्कोवनिकोव अटैक, तो जहां पहले से H ज्यादा है उस पर Br लगाओगे और दूसरी जगह पे H लगाओगे, तो ये कार्बन HBr मिथाइल की वजह से कायरल हो गया, मिथाइल इस प्रोपाइल और H की वजह से ये भी कायरल हो गया। दो इक्वल पार्ट नहीं हुए तो 2 पावर 2 से आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। 2 पावर 2 कैसे हुआ सर, उसके लिए फिर आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरी क्लासेस लगानी पड़ेंगी, मनोज कुमार बंसल केमिस्ट्री वाले सर। ठीक है जी, चलो आज मैं इतना खुश हूं इस पेपर को देख के कि ये पेपर तो सारा की सारा मेरा पढ़ाया हुआ पेपर है। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग मतलब जिसके पास लोन पेयर ना हो,
लो जी, यहां से अगर हम काम शुरू करें तो ये भाई साहब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होने से ये लोन पेयर है, ये माइनस आई, लेकिन फिर भी ये कैसा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्लोरोफ्लोरो ब्रोमोआइडो। साइनो में ट्रिपल बॉन्ड, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, SO3 विड्रॉइंग ग्रुप है, NH3 माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो कुल मिलाकर इनमें से 5 ऐसे ग्रुप्स हैं 7 में से जो, और ये ट्रेंड चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, ये माइनस आई वाले सारे के सारे माइनस आई माइनस एम की वजह से मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स हैं। GOC का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, जिसपे हम थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं कि बात ठीक की हुई है। लो जी, आपके फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। लो जी, मैं इसको यहां ले आता हूं, अब हो सकता है आपको दिख रहा हो, ठीक है भाई। चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। जिन्होंने मेरे साथ में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हुई है वो बच्चे बड़े कंफर्ट जोन में रहे होंगे, ठीक है जी। लो जी, लो जी, लो जी, यहां से 4 गुना मैंने कॉन्सेंट्रेशन कर दी है, इनिशियल रेट भी 4 गुना हो गया, इनिशियल रेट भी 4 गुना हो गया। सर 4 गुना, भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, 7.5 इंटू 10⁻⁴ को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 गुना, ये 4 गुना, तो पावर क्या रही होगी, 1 रही होगी। क्वेश्चन क्या पूछा बस ने, we are given with the following information about the concentration of reactant with the initial rate of reaction, find out the order with respect to, एक ही तो रिएक्टेंट है तो इसका ऑर्डर हो गया 1। इनिशियल रेट मेथड से इस काम को हम करने वाले हैं। How many of the following are aromatic compounds? एरोमेटिक इनमें से कौन कौन है? हकल्स रूल, पिछले साल नीट के 2023 के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब बच्चों की मेमोरी में कितना रहा, ये सस्पेक्टेड ही रहेगा जब तक कि एनटीए अपना पेपर रिलीज नहीं कर देता। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक होगी बात। यहां देखें आप लोग, एरोमेटिक एरोमेटिक, और यहां इसको क्लियर, sp2 sp2, यहां sp2 sp2, और नेगेटिविज्म कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन का रोल कर रहा है। तो यहां जितने आपको दिख रहे हैं वो 6 दिख रहे हैं, और यहां अगर मैं 4n+2 पाई हकल्स रूल लगाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं अगर 2 6 10 14 14 बोलते ही तालियां बजनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th 14 यहां है, 10 यहां है, ये इंडिविजुअली आपस में एरोमेटिक है। अब ये थोड़ी है कि मैंने 2 बेंजीन रिंग को CH2 से जोड़ दिया तो वो एरोमेटिक नहीं बचा। अब यहां देखें, ये इंडिविजुअली एरोमेटिक है। बच्चे कंफ्यूज पक्का हुए होंगे क्योंकि टीचर समझा के भेजता है कि हकल्स रूल, हकल्स रूल, भाई साहब एक रिंग के अंदर हकल्स रूल। अब मैं अगर किसी बेंजीन पर मिथाइल जोड़ दूं तो क्या आप इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे? हम इसकी बात कर रहे हैं ना, टोलुइज एरोमेटिक कंपाउंड। यही सेम हालत इसकी है, यहां देख लो, यही सेम हालत इसकी है। ये 8 पाई क्लाउड हो गया तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो गया है। तो जितने आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उनमें से 5 एरोमेटिक हैं, 5 एरोमेटिक हैं। ये लो जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन आ गया एक। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n is equals to 4 and s is equals to plus half. s is equals to plus half. Calculate the number of electrons for which n is equals to 4 है, तो यहां n is equals to 4 हुआ, l की वैल्यू 0 1 2 3 हुई। जो आपके पास m है, क्योंकि s में 1 होएगा, m कौन है, ऑर्बिटल, यहां 3 होंगे, यहां 5 होंगे, यहां 7 होंगे, ठीक होगी बात। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 2 होएगा, 6 होएगा, 10 होएगा, और यहां 14 होएगा। तो अगर मैं उसमें से प्लस हाफ वाले ढूंढूं तो मुझे एक एक, क्योंकि यहां देखूंगा क्लोक एंटी क्लोक, 3 क्लोक 3 एंटी क्लोक, तो इसको रख लेते हैं जी। तो इनका अगर मैं सम करूं तो वो मेरे पास 4 5 9 7 16 मेरे पास आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास इस वैल्यू वाले होंगे। ये क्वेश्चन आकाश की पेपर में मिसिंग है, 28 29 30, तो बच्चों के मेमोरी में नहीं रहे होंगे। अब मैं चलता हूं किसी और इंस्टीट्यूट की तरफ, देखते हैं जी कौन सा खुलता है। अब वेदांतु का पेपर खुला है, तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे।
हाईएस्ट इथेनॉल कंटेंट पूछ रहा है, आंसर इसका फर्स्ट था। ठीक है, अब उसने पूछा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट शो, तो आपका फ्लोरीन आंसर था, आपको मैंने बताया था। ये भाई साहब ब्रोमीन की तरफ ही जा रहे हैं आंसर सी देखकर। चलो जो भी है, हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे। एपेनिम ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, कॉमन है। और नियोडाइमियम 60 नंबर का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर चुके हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक वाला, ये भी क्वेश्चन वहां आ चुका था। पोलर वाला भी क्वेश्चन वहां आ चुका था। न्यूक्लियोटाइड जॉइन वाला क्वेश्चन भी आ चुका था। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन अपने अपने। हैज येलो कलर, ये क्वेश्चन हमने वहां मिस किया, हो सकता है वो 28, 29, 30 हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा झांक लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज येलो कलर। ओह, अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा है, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को इस पेपर को डिस्कशन करते हुए, मतलब इतना ज्यादा खुश हो रहा हूं मैं। आज तक आपने यूट्यूब वीडियो पे कभी मेरे को ऐसे फॉर्म में नहीं देखा होगा जिस फॉर्म में आज मैं आपको दिख रहा हूं। तो K2Z7 ऑरेंज है, ये आपका येलो कलर है। ठीक है जी, ये पिंक वॉयलेट कलर है। नन ऑफ दीज आंसर आ ही नहीं सकता, ये हम मान ले कि वहां क्वेश्चन कॉमन नहीं था। +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक ऑप्शन बदले में, जैसे SF4 वहां पुराने वाले पेपर में नहीं था और SOCl2 भी वहां नहीं था। तो मैं बोलता हूं कई बार बच्चे अपनी अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, ऑथेंटिक नहीं होता। इथेनॉल का ल्यूकास टेस्ट वहां उसने हमें डाला था जो पेपर में कि कितने मिनट में दे रहा है, और यहां इथेनॉल गिव्स ल्यूकास टेस्ट, बिल्कुल ठीक बात हो गई है। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटाइन ऑर्थो, ये बच्चे ने दो क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा पंगा होता है। N4S प्लस हाफ 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मैंने बताया था लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो चल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट विद एंजाइम्स, ये वहां नहीं था। तो मैं मान के चलता हूं कि बच्चे को हो सकता है ये बायोमोलिक्यूल से याद आ गया हो। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन्वर्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। उसने पूछा क्या था जी हमसे, हाँ 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 हाँ, करेक्ट पूछा, तो करेक्ट पहला ऑप्शन आ रहा है। माल्टेज ग्लूकोज पे काम नहीं करता, यहां काम करता है आपका जायमेज। प्रोटीन पर जायमेज काम ही नहीं करता, वो काम करता है इस पर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना हो तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा इसमें। इन्वर्टेज एंजाइम कैटलिस्ट द हाइड्रोलाइसिस, तो देख लेना एक बार आप इसमें। स्टार्च में माल्टोज नहीं आता ना, यहां आप डायस्टेज एंजाइम यूज करते हो मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे आ रहा है। पेप्सिन यहां आएगा प्रोटीन के ऊपर। तो कुल मिलाकर एक सही आ गया आपके पास। ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन वहां जो था ना वो किसी और फॉर्म में पूछा हुआ था। वहां उसने मेरे से पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किसका है, जो आकाश वाला पेपर था। Fe प्लस कंपाउंड सेम है, FeF6-3 VH2 होल 6 कंपाउंड सेम है, तो आप ज्यादा बोधर मत करना। मुझे तो फॉलोइंग इज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट 7, ये वहां नहीं था। तो यू मान के चलें कि दो क्वेश्चन बच्चे ने मिक्स कर दिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और मैग्नेटिक मोमेंट का। तो जहां भी यूपीज ज्यादा होंगे, 7 में यूपी ज्यादा नहीं हो सकते, 5 और 2 ऐसे आ जाएंगे, 3 ही बचेंगे। 8 में 2 ही बचेंगे, D3 में 3 होंगे, D6 में 4 यूपी आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास था CrO2Cl2 4 NH, ये भी वहां नहीं था, आकाश के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, CrO2Cl2 4 NaOH, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड है 4 NaOH के साथ। ABCD आपसे पूछ रखे हैं, तो बच्चे कहेंगे सर ये मिलेगा कहां हमें, डी ब्लॉक के अंदर मिल सकता है। थोड़ा सा इसको मैं अगर ढूंढना चाहूं तो क्वालिटेटिव का पार्ट भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ Na2CrO4 NaCl वाटर, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा डिबेट कर नहीं रहा आपसे। बोरोन हैज हाई एमपी इन द ग्रुप, ठीक है। बोरोन हैज एक्सट्रीमली हाई क्रिस्टलाइन लैटिस, देखो अगर ये देखूंगा मैं तो इसका आंसर 1 बनेगा, और वो जो आकाश वालों ने दिया था वहां आंसर 2 बन रहा था। तो थोड़ा सा सस्पेक्टेड रहता है कि बच्चे ने वहां सोचा कैसा है ना, मेमोरी में क्या रखा है आपने। लो जी, अब ये जे एडवांस मॉर्निंग शिफ्ट मैथ्स आ गई है, तो इसको भी बंद करते हैं, सारा पेपर हमारा इनका वाला भी हो गया। तो देखते हैं जी अब आगे हमें क्या करना है, कौन सा पेपर खोलना है। ये चैतन्या खुल गया भाई साहब। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आपने सीख लिया था, आंसर इसने बी दिया, तो वो सेम चैतन्या का और इसका मैच कर रहा है। ये आकाश का और इसका मैच कर रहा है। 22 ग्राम CO2 अगर प्रोड्यूस हो रही है, मिथेन कितना चाहिए, 8 ग्राम। बोरोन का एमपी ज्यादा है और क्रिस्टलाइन, तो ये चैतन्या का और वेदांतु का मैच कर रहा है। आकाश वालों ने वो जो असर्शन रीजन था वो अलग डाला हुआ था। ठीक हो गया। CuNO का सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आकाश का और इसका था, चैतन्या में इसकी कमी थी वेदांतु में। और इसमें BSO4 SOCl2 और SF4, तो आकाश वालों के SF4 नहीं था। ठीक होगी बात।
ये आकाश वालों का था, लेकिन चैतन्या में वेदांतु में ये क्वेश्चन नहीं था, वेदांतु में नहीं था। राउंड स्लो नेगेटिव वाला तो ठीक है, आकाश में था, लेकिन वेदांतु में नहीं था। तो सारा डिस्कशन हो चुका है आपसे। ये पिछला जो वेदांतु बोला उसमें था, और यहाँ चैतन्या में NaCl H2SO4 K2SO4, और ये एरो का साइन है, प्रोड्यूसेस अबो रिएक्शन गिव्स रेड फ्यूम्स। ठीक है, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। अब समझे, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। मजेदार, वेदांतु वाले ने उसको गलत कर दिया, ये चैतन्य वालों ने सही लिखा है, आकाश वालों में मिसिंग था। ये है एक्चुअल क्वेश्चन। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तभी मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था बोलने में। K2CR2O7 है, H2SO4 है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये क्लोराइड का टेस्ट है। दिस टेस्ट ऑफ द क्लोराइड टेस्ट जो कि आयनिक फॉर्म में है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से जुड़ेगा, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जुड़ेगा। आकाश वालों ने मिस किया और वेदांतु वालों ने गलत लिखा, ये चैतन्य वालों ने सीख लिखा हुआ है। विद हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो पक्की बात है कि क्रोमाइल क्लोराइड है तो रेड फ्यूम्स आती है वहां, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं। नोवा क्वेश्चन सेम था। हाँ? और ये एनडी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये अलग है, जो सोल्ट एनालिसिस से हम मान सकते हैं क्वेश्चन को ना, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। NH4 2CO इज बेसिक, तो थोड़ा सा हम सोच ले कि अगर मैं NH4 होल ट्वाइस CO3 को हाइड्रोलाइज करवा दूं तो ये NH4OH 2 मोल बनाएगा, H2CO3। अब देखो, दोनों जो सोल्ट है, दोनों जो कंपोनेंट है इस सोल्ट के, वीक एसिड वीक बेस है, तो डिपेंड करेगा इसमें से Ka किसका ज्यादा है। तो कहानी ये हुई कि जो पहला स्टेटमेंट है इसके 10⁻⁻5 Kb होने की वजह से इसका रिजल्टेंट नेचर बेसिक हुआ। एसिडिक नेचर ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज डिपेंडेंट ऑन द Kb, बिल्कुल परफेक्ट लाइन बोली हुई है। इसी वजह से वो जो ऊपर वाला बेस है, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन था तो घबराने की नीड नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आकाश में, वेदांतु में ये क्वेश्चन मिसिंग था, ये दोनों में था। 16 आंसर आया था जिसका, ये भी क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा देखो अब देखो मजेदार बात पता क्या हुई, यहाँ ऑर्डर 2 आ गया, आकाश में करते इसका आंसर 1 आया था। क्यों? देखो 2HI H2I2 में बदला, चैतन्य में इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन हो गया। 0.005 एक्सपेरिमेंट 2 में ये डबल हो गया। है इनिशियल रेट मेथड, लेकिन बच्चे को कैसा याद रहा, मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं, बच्चे को कैसा याद रहा, या डबल हुआ, या डबल हुआ, यहां डबल हुआ। ये अगर मैं 4 गुना कर रहा हूं, ये डबल होने से ये 4 गुना हो रहा है, तो पक्का इस रिएक्टेंट की पावर क्या है, 2 है। और जैसे मैंने इसको यहां डबल किया, ये फिर 4 गुना हो गया, तो अब यहां ऑर्डर 2 हो गया। तो आकाश में था फर्स्ट ऑर्डर के साथ, वेदांतों में मिसिंग था, चैतन्य में इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया है। जैसा बच्चे को याद रहा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो इस बात को हमेशा दिमाग में लेकर चले। ठीक है जी। देखो, ना आकाश में ना वेदांतु में ये थर्मो का क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन वहां मिसिंग था, और +4 ऑक्सीडेशन पीछे आ चुका था, हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों मैं करवाता हूं अभी 14-15वां क्वेश्चन। वेरिएबल में फ्लोरीन शो नहीं कर रहा था। 4F5 सीरीज ये डी ब्लॉक F ब्लॉक का आ गया, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही, ये देखो, ये रहा, S ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन ऑन द अर्थ इन प्योर फॉर्म। ये था एक्चुअल, मैंने आपसे पहले बोला था 84 नंबर पेज ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे साफ लिखा हुआ ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते क्योंकि ये रिएक्टिव है। आकाश वाले ने उसको गलत फॉर्म में प्रेजेंट किया, बच्चे ने जैसा लिख कर दिया, बेचारों ने कर दिया। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और मोस्ट एसिडिक ये वाला क्वेश्चन भी नहीं था, स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेन पेट वाला क्वेश्चन था। और ये SN1 SN2, आकाश वालों ने सिर्फ SN1 पे लिखा, SN1 रेसिनिजेशन, SN2 रिटेंशन, गलत हो गया। SN1 रेसिनिजेशन, SN2 इन्वर्जन, ठीक हो गया। SN1 रिटेंशन, SN2 इन्वर्जन, तो इसने चैतन्य वालों ने इसका आंसर गलत दे दिया। पूछा अगर क्या है, करेक्ट पूछा होगा, तो ये चैतन्य वालों ने इसका आंसर गलत दे दिया, रेसिनिजेशन इन्वर्जन। और वहां क्या था, SN1 के बारे में पूछा था, रेसिनिजेशन क्या 100% रेसिनिजेशन कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर था नहीं 100% रेसिनिजेशन। ऐसा कोई क्वेश्चन इसने पूछा ही नहीं है। लो जी, ये ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर इनोलिक कंटेंट पूछा हुआ है, ये एसिडिक बेसिक पूछा हुआ है। ठीक है, करेक्ट टाइपिक नेम तीनों जगह था हमारे पास। साइक्लोहेक्सीन को कैसे क्लासिफाई, ये तीनों जगह मिल गया था क्वेश्चन। पोलर सोलवेंट आकाश वालों में था, और लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, तो हो गया था क्वेश्चन पीछे भी। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूरे करने के चक्कर में इंस्टीट्यूट एक अंधी दौड़ चलते हैं।
और मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन हुआ, तो जैसे ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं हुआ, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं हुआ, ये मेटा डायरेक्टिंग सी डबल बॉन्ड हुआ, क्लोरोबेंजीन भी नहीं हुआ, इसको टिक मार दूं मैं। वहां कुछ अलग अलग था, तो बच्चे का अपना अपना चॉइस है। मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, नहीं है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, उसके बाद नाइट्रो लगा हुआ ये है, साइनो है, तो 4 कंपाउंड यहां मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, एचबीआर ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन डाला इन्होंने कुछ नहीं, मैथ फिजिक्स से आगे ना। लो जी, जो क्वेश्चन थोड़े से आकाश में मिसिंग थे और वेदांतु ने तो पूरा जुलूस निकाला हुआ था। वेदांतु वाले भी अगर मेरा वीडियो देखो तो बुरा मत मानना, जैसा था मैंने बोल दिया। और इसमें मैं जाऊंगा जी, अब ये 2 क्वेश्चन जो आकाश में मिसिंग थे और वेदांतु में मिसिंग थे। अगला टारगेट हमारा रिलायबल होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन वहां दिख जाएंगे। तो टिक कर 1 घंटा इसको सुन लो, इतनी देर में आप पेपर सोल्व करके आए थे अपना। मैंने 3 इंस्टीट्यूट के पेपर डिस्कस कर दिए आपसे ना। इफ 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expands isothermally from 30 liter to 45 liter, तो फैल गई, एक्सपेंशन कर गई, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। तो सबसे पहले आप W -2.303, ठीक है जी, nRT log ऑफ V2 माइनस V1, आइसोथर्मली था तो डेल्टा ई क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, डब्ल्यू माइनस है, तो डेल्टा ई 0 है, तो क्यू इज इक्वल टू, आपको पता है कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो प्लस में मेरा आंसर आ जाएगा। यहां 3 मोल लिख दोगे, यहां 300 केल्विन लिख दोगे, यहां 45/30 लिख दोगे, यहां मेरे पास 80 किलो पास्कल का एक कांस्टेंट प्रेशर था, तो आर आपको पता है ये जूल में लिखना पड़ेगा, तो इससे आपका आंसर एग्जैक्टली इस पे बन जाना है। चलो, मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। देखो एक बात मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि सबसे पहले इसका आप लोग एक फॉर्मूला लगा लें, E1 बाय E2 W1 बाय W2, ठीक हो गया। मास ऑफ सिल्वर, अब इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 108 है, जो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है वो 8 ही है। ऑक्सीजन कितनी डिस्प्लेस हुई, 56 डिवाइडेड बाय 22, सर ये क्या बन गए, मोल, मोल को 32 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, मास। अब हमें सिल्वर के बारे में जानना है बस, ठीक है जी, सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हुआ, तो ये 4 हो गया, ये एग्जैक्टली आपके पास 32 हो गया, तो 108 बाय 8 और यहां 32 है, ठीक होगी बात। तो उसने मुझे कहा मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेसेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 मिलीलीटर, तो इससे ही 4 बन गया। यहां मेरे पास W जो इसको 32 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली क्या था, मोल था, ये 32 यहां आना था, थोड़ी फिर से मिस्टेक हुई है, ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया, 2 हो गया। तो जैसे आप यहां भेजोगे इसको, तो कैंसलेशन के बाद मुझे थोड़ा सा इस पे अब शक हो रहा है कि इन्होंने सही आंसर निकाला कि नहीं निकाला, तो एक बार हम एफर्ट और मार के देख लेते हैं, डेटा के साथ वापस करते हैं काम ना। मुझे अब 5600 बाय 22400 इंटू 32, ये मेरे पास बन जाएंगे 4, ये बन जाएगा मेरे पास 8, ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या है जी, मास है, 32 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसका, ऑक्सीजन का मास है, तो हम लिखते क्या है, ऊपर लिखेंगे E1 108 ही है, ये 8 ही है, ठीक हो गया। और यहां मैं इसका मास निकालना चाहता हूं, और ये मेरे पास जो मास है ऑक्सीजन का है, ठीक है, W2 ऑफ ऑक्सीजन, और ये 8 ही है, तो 8 से 8 कैंसिल, एग्जैक्ट 180 आ गया, मेरी मिस्टेक थी। चलो, चैतन्या के क्वेश्चन भी सारे के सारे हमने कर लिए। अब अगला टास्क जो मेरे पास है वो है लास्ट एंड फाइनल रिलायबल को, विच इज द फॉलोइंग एज +4, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो चुका है, टिके रहो, बताता हूं अभी मैं आपको। 3 इंस्टीट्यूट के पेपर आप डिस्कस कर चुके हो, अब आपके पास लास्ट आ रहा है रिलायबल का, कोटा रिलायबल का। तो झांकते हैं जी, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4 यूपी थे। मिथेन को कंबशन कराया तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करनी है, तो 8 ग्राम मिथेन लगी, क्वेश्चन कर चुके हैं। बोरोन का MP ज्यादा है, बोरोन में स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन नेचर, आकाश वाले गलत लिख रहे थे इसको,
तो टीटी हो गया, ट्रू ट्रू हो गया। इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का सम 3 3 6 हो गया, याद हो गया अब तो क्वेश्चन। SF4 आकाश वालों में था नहीं, यहां था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आकाश वालों के था, बाकी वेदांतु में और चैतन्या ने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया था, ये आकाश वालों ने लिखा हुआ था। तो कॉमन क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ ही होगा। राउल्ट्स लॉ को थोड़ा आकाश वालों ने लंबा लिखा हुआ था, बाकी कॉमन दोनों जगहों पे था। ये वेदांतु वालों ने गलत लिखा था और चैतन्य वालों ने सही लिखा था इसको, तो इसमें क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। ये क्लोराइड का क्वालिटेटिव टेस्ट है। आकाश, चैतन्य और लेवल में कॉमन क्वेश्चन हो गया, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सब जगह कॉमन चल रहा था N2। ये लास्ट वेदांतु वालों में था, सॉरी चैतन्य वालों में था। आकाश वालों ने मिसिंग किया था इसको, बेसिक नेचर का, और उनके के बी पर डिपेंडेंट कहानी होती है, बिल्कुल होती है जी। और ये 16 सब में कॉमन क्वेश्चन था, ये कॉमन क्वेश्चन हुआ, लेकिन आकाश वालों ने गलत लिखा इसको, और ऑर्डर मैंने वहां 1 निकाला था या 2 आ रहा है। और ये अभी जस्ट करके आए थे हम लोग चैतन्य में, वहां भी कॉमन क्वेश्चन था ये। और फॉर्मूला मैंने बताया था जो आपको यहाँ अप्लाई करना है, ये मैंने कर दिया क्वेश्चन सिल्वर वाला। ये चैतन्य में आपने देखा ही था ऑक्सीडेशन नंबर, तो कौन मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता, वो फ्लोरीन है आपके पास ज्यादा। और प्रिंसिपल ऑफ द 4F5 सीरीज आर रिटन सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, हाँ ठीक है बिल्कुल। एस ब्लॉक एलिमेंट कैन फाउंड ऑन अर्थ द प्योर फॉर्म, मैंने कहा ना 84 नंबर पे पीरियोडिक टेबल, याद रखिएगा मेरी बात। कोई भी सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पेपर है, बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया, गारंटी लिख रहा हूं मैं, गारंटी। मोस्ट एसिडिक ये पीछे हमने मिस किया था, इसको मैं सोल्व करवा देता हूं। ये आपके पास EWG है, ये दोनों EWG है, ये EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये यहां तो H है ही नहीं, भूल जाओ। तो जिसमें टोटोमरीज मैक्सिमम होगा वो इस हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एंड देन ब्रोंस्टन बेस वाला क्वेश्चन, रिटेंशन इन्वर्जन वाला क्वेश्चन, इनोल कंटेंट वाला क्वेश्चन, ज्यादा एसिडिक फिनोल वाला क्वेश्चन, आइपेक नेम हो गया, साइक्लोहेक्सेन को क्लासिफाई कैसे करोगे, पोलर हो गया, बायोमोलिक्यूल का डी एंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बात कर रहा है, मेटा डायरेक्टिंग बेंजीन रिंग, ये भी कॉमन क्वेश्चन हो गया। और इसमें हमारे पास, ठीक है, ये सब क्वेश्चन कॉमन हो गए। तो भाई साहब आकाश वाला डिस्कशन करने के बाद तो 15-16 मिनट लगे, लेकिन सारे इंस्टीट्यूट जो 4 थे, ठीक है, उनके सब मैंने पेपर आपसे डिस्कस कर लिए। जैसा भी 5वां छठा आएगा तो कॉमन क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तो मिलते हैं केमिस्ट्री वाले सर, हाईली कॉन्फिडेंट और बहुत खुश हैं आज इस पेपर को डिस्कशन करके, क्योंकि ये मेरा पढ़ाया हुआ पेपर है, गारंटीड ले रहा हूं, गारंटी। थैंक यू, 25 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, और आज मैं यूट्यूब पर पहली बार इतना प्राउडी फील करते हुए आपसे बात कर रहा हूं। थैंक यू।